Under his rule, the border of Mughal Empire spread out after than ever before, but it was difficult to hold the empire together. अब उनके रूल के अंडर Under his rule, the border of Mughal Empire spread out farther than even before. अब औरंगजेब ने जब रूल किया तब उनकी जो बाउंड्रीज थी वो और ज्यादा क्या होने लगी, एक्सपांड होने लगी, और ज्यादा कंसोलिडेट होने लगी. बट इट वाज डिफिकल्ट टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर. लेकिन इतने वास्ट एम्पायर को, इतने बड़े एम्पायर को जब वो रूल करना था, वो उनके लिए क्या हुआ, डिफिकल्ट हो गया. He had to face rebellion from the Marathas under Shivaji, the Sikh, the Jat and the Satnamis. और इसके कारण उन्हें रिबेलियन फेस करना पड़ा मराठास से अंडर शिवाजी. मतलब औरंगजेब के अगेंस्ट कौन थे, मराठास थे, सिख थे, जाट थे एंड सतनामीज. ये सारे लोग औरंगजेब के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे थे, उनसे लड़ाई कर रहे थे. Though he ruled longer than any of his predecessors, he could not stop declining the Mughal Empire. और सिंस उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक, जितने भी उनके फोर फादर्स थे उनसे भी ज्यादा टाइम तक उन्होंने क्या किया है था, रूल किया था, लेकिन फिर भी उनका जो एम्पायर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था. रिबेलियन वाफिया, रिबेलियन का मतलब होता है रिवॉल्ट करना, लड़ाई करना. ठीक है, पर डू वन थिंग, ऐसी प्लेस पर जाओ जहां पे नेटवर्क प्रॉपर हो बेटा, क्योंकि आप जहां पे बैठे हो वहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा है. ओके, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है. A war of succession also followed his death. और since succession का जो वार था कि आफ्टर औरंगजेब कौन किंग बनेगा, कौन सुल्तान बनेगा, और इसी कॉन्फ्लिक्ट में औरंगजेब की भी डेथ हो गई. औरंगजेब दो गेव मेनी ग्रांट्स फॉर रिस्टोरेशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स. अब रिस्टोरेशन मतलब रिस्टोर करना, किसी चीज को रिटर्न रखना, उसकी ओरिजिनल प्लेस पर रखना. तो औरंगजेब ने बहुत सारी ऐसी ग्रांट्स दी थी, बहुत सारी ऐसी अलाउंस दी थी कि वो हिंदू टेम्पल को रिस्टोर करे, मतलब उनकी जो वेल्थ है वो उन्हें रिटर्न कर दे. बट was also famous for his training. ट्रेनिंग का मतलब होता है हरासमेंट, या बोल सकते हैं टॉर्चर करना. So he was also famous for his tortures against the Hindu. He used to training or harasses Hindus, right? He reintroduced jizya or tax on the Hindu and demolished many temples, especially in political volatile region. Volatile means ऐसी प्लेसेस जो चेंज की जा सकती, पॉलिटिकली जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थी उन प्लेसेस पर उन्होंने क्या किया, हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश किया. और वहां पे जिजिया, इट मींस जिजिया इज अ काइंड ऑफ टैक्स जो हिंदूज पर लेवाई था, इम्पोज किया जाता था, वो टैक्स को उन्होंने स्टार्ट कर दिया. So this was all about about Aurangzeb. So today we had studied about Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb. Now next that we are going to study is Mughal administration. अब मुगल सेंस उन्होंने बहुत वास्ट एरिया पे रूल किया था, तो वो कैसे उन चीजों को मैनेज करते थे. So let's start. Babur and Humayun could not concentrate on establishing the definite system or pattern of administration. Ma'am, why Mughal torture? What? Why Mughal torture? I didn't get your question, per. Make it more clear. Babur and Humayun could not concentrate on establishing a definite system or pattern in administration. अब बाबर और हुमायूं ने एक डेफिनाइट या एक फिक्स्ड सिस्टम या एक पैटर्न नहीं बनाया था एडमिनिस्ट्रेशन का,
By the end of Akbar's reign, he finds the establishment of elaborate office with specialized functions and assigned to the हेड ऑफ ऑफिसेस। अब उन्होंने किन्होंने अकबर ने अपने रेन में मतलब अपने पीरियड के एंड तक एक इलॉबरेट ऑफिस और स्पेशलाइज्ड फंक्शन का क्या कर दिया था, एक फंक्शन फॉर्म कर दिया था। वाई ऐसा कहा जाता है पर कि उन्होंने हिंदूज को टॉर्चर किया था जस्ट बिकॉज एक टाइम पर वो जो वेल्थ है उसे रीस्टोर कर रहे थे। जो हिंदू टेम्पल्स में जो वेल्थ थी उसे रीस्टोर कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम वो क्या कर रहे थे, हिंदू जितने भी थे उन पर टैक्स लगा रहे थे, ठीक है, जजिया, उस टैक्स को इम्पोज कर रहे थे, ठीक है। सो दी हिंदूज फेल्ट दैट दे आर बीइंग टॉर्चर्ड, और इसीलिए हिंदूज को क्या लगा कि वो उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम उन्होंने टेम्पल्स को भी डिमोलिश किया। डिमोलिश करना मतलब तोड़ना, वहां पे डिमोलिशन करना, डिस्ट्रॉय करना, गॉट इट। सो ऐसा उन हिंदूज को फील हुआ, गॉट इट पर। ओके, the appointment, promotion, and termination of these officials were subject to rulers' personal preference and whims. अब जितने भी ऑफिसर्स थे जिन्हें इन ऑफिस पे अपॉइंट किया जाता था, उन्हें अपॉइंट करना, उन्हें प्रमोट करना या उन्हें टर्मिनेट करना, टर्मिनेट मतलब जॉब से निकालना, ये सारी चीजें कंप्लीटली किन पे डिपेंड करती थी, रूलर्स की पर्सनल प्रेफरेंसेस पे। और वीम का मतलब है उनकी इच्छा पे डिपेंड करती थी, ठीक है। nobody can interact in that. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अब ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स मतलब ऑफिसर्स जो होते थे, राइट। तो कौन कौन होता था, द ऑफिस ऑफ दीवान वाज स्ट्रेंथेंड अंडर अकबर। अब ऑफिस ऑफ दीवान किसके अंडर वाज स्ट्रेंथेंड, मतलब अकबर के कारण वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। द चीफ दीवान, दैट इज दीवान ए कुल, was made responsible for revenue and finance. Now chief दीवान एक ऑफिस वो था, पोजीशन थी, और उन्हें किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, रिगार्डिंग रेवेन्यू एंड फाइनेंस। His primary duty was to supervise the imperial treasury and to check all accounts। और उनकी प्राइमरी ड्यूटी क्या थी कि वो जितनी भी ट्रेजरीज है, मतलब वो जितना भी उनका खजाना है उसको सुपरवाइज करें और सारे अकाउंट्स को क्या करें, चेक करें। द एंटायर रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर मशीनरी ऑफ द एम्पायर वाज अंडर हिज चार्ज। और जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन थे या जितने भी एक्सपेंडिचर्स थे, जितने भी खर्चे थे, वो सब उन्हीं के अंडर थे, दैट इज अंडर द चीफ दीवान, गॉट इट। To check the Diwan's power, the Mughal emperor would ask the Diwan to submit a report on state finance daily। और ये चेक करने के लिए कि ये जो दीवान है ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्हें एक डेली रिपोर्ट क्रिएट करके क्या करना पड़ता था, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती थी। किसे, मुगल एम्परर को, जो भी उनका किंग होता था उन्हें वो रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी, ठीक है। Now this is a case study regarding the administrative policy। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के अंडर जैसे अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर was followed by Mughal ruler। Let us finish this।
बी क्विक डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस। अब उन्होंने क्या किया, प्रोविंसेस में डिवाइड किया, मतलब अ काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन्होंने प्रोविंसेस में से डिवाइड किया। In 1580, Akbar divided the whole territory under the Mughal into 12 provinces. 12 provinces में पूरी टेरिटरी को डिवाइड कर दिया, which were called सूबास, और जिसे सूबास कहा जाता था, उन प्रोविंसेस को सूबास कहा जाता था। After decaying conquest, three new Subas, Berat, कांदेश एंड अहमदनगर वर एडेड। और जैसे डिकेन पार्ट पर उन्होंने कॉन्क्वास्ट की, मतलब डिकेन एरिया को कैप्चर किया, उन्होंने 3 मोर क्या कर ली, प्रोविंसेस को ऐड कर लिया, सूबास को ऐड कर लिया। Each सूबा was divided into numbers of sarkars and this were further divided into परगानास एंड महल्स। अब जैसे सबसे पहले उन्होंने सूबास को क्रिएट किया, 12 सूबास क्रिएट की, उसके अंडर उन्होंने कुछ और एरिया, जैसे एक कंट्री के अंदर हम स्टेट में डिवाइड करते हैं, देन स्टेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, देन तहसील, देन विलेजेस, देन टाउन्स, देन विलेजेस, राइट। देन तो ये सारी चीजें क्या है, एक सिस्टम है। सिमिलरली ये सिस्टम अकबर ने यूज किया था, बट विद डिफरेंट नेम्स। फर्स्टली उन्होंने सूबास में डिवाइड किया, देन सूबास वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू सरकार्स एंड दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू परगानास एंड महल्स। गॉट इट? During Shahjahan's reign, another administrative unit, Chakla, came into existence and it was the clusters of numbers of parganas. अब एक और उन्होंने जो शाहजहां थे, उन्होंने एक और नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट निकाला, दैट इज चकलास, जिसमें जितने भी परगानास हैं उसका क्लस्टर, मतलब ग्रुप ऑफ परगानास was known as चकलास। तो ये उनकी क्या थी, डिवीजन पॉलिसी थी कि इस बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किया था। देन नेक्स्ट इज मानसाबदारी सिस्टम। नाउ मानसाबदारी सिस्टम क्या था? Akbar reintroduced the Mansabdari system in Mughal military administration. Akbar officials include Irani, Turani, Indian, Muslims, then Afghans and the Rajput. Later Marathas were also recruited. अब ये जो मानसाबदारी सिस्टम है, ये मुगल का मिलिट्री सिस्टम था, जो उनकी आर्मी होती थी वो मानसाबदारी सिस्टम कहलाती थी, ठीक है। और इस सिस्टम में वो बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करते हैं। वाफिया मीनिंग ऑफ क्लस्टर इज ग्रुप, ठीक है, क्लस्टर मीन्स ग्रुप। तो मुगल मिलिट्री में बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया जाता था, और these officers joining the Mughal service were known as मानसाबदार। और वो पर्सन या वो ऑफिसर्स जो मानसाबदारी के लिए अपॉइंट हो जाते थे, उन्हें मानसाबदार कहते थे, ठीक है। नाउ मानसाब डिनोटेड 3 थिंग्स। मानसाबदार के या मानसाब के 3 वर्क्स थे, 3 थिंग्स दे हैव टू परफॉर्म। इट डिटरमाइन द स्टेटस, no sorry, he denotes 3 things. First one is it determines the status and rank. Sara, meaning of recruit means to appoint someone, to give job, that is the meaning of recruit करना, job देना, ठीक है। तो mansab denotes 3 things. It determines the status or the rank of its holder. The mansabdar in the official hierarchy, उन्हें एक ऑफिशियल हायरार्की में डिवाइड किया जाता था। इट फिक्स्ड द पे ऑफ मानसाबदार, और मानसाब को जो पेमेंट मिलता था वो फिक्स होता था। इट फिक्स्ड द स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और कॉन्टिजेंट्स। सवार मतलब जितने भी उनके सोल्जर्स होते थे जो हॉर्स पे होते थे, तो contingents with horses and equipment that Mansabdar had to maintain. Now, every Mansabdar is responsible for certain unit, मतलब उनके अंडर कुछ सोल्जर्स होते थे, और ये रिक्वायर्ड था कि उन्हें पर्टिकुलर इतने क्वांटिटी या इतने नंबर ऑफ सोल्जर्स को मेंटेन रखना है, और इतने हॉर्सेस होना चाहिए, और इतने इक्विपमेंट्स
होना चाहिए। सो ये फिक्स्ड थे, ये जो हायरार्की, मीनिंग ऑफ हायरार्की इट मीन्स जो क्रोनोलॉजी में होता है। जैसे बोल सकते हैं ना कि आपके ग्रैंडफादर देन आपके फादर देन आप, तो ये क्या है, एक हायरार्की है अकॉर्डिंग टू जनरेशन, राइट। सो ऑफिशियल्स में भी क्या होती थी, हायरार्की होती थी, okay, according to their post. The rank and salary of mansabdar were determined by numerical value called जात। अब उनको जो सैलरी और रैंक दी जाती थी वो न्यूमेरिकल वैल्यूज से कैलकुलेट की जाती थी, एंड दिस वाज another system of Akbar's administration. The next is military administration. Akbar also gave a new shape to the military administration. He combined the earlier practices and new measures for organizing the army and tried to evolve a centralized military structure. He gave mansab to both military and civil officers on the basis of their merits and service of state. Now, उनकी military administration क्या थी कि उनके अंडर सिंस मानसाबदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलिट्री, तो मिलिट्री में उन्होंने क्या किया, दो तरीके के सोल्जर्स को इंक्लूड किया। पहले तो उन्होंने आर्मी प्रोवाइड की और सिविल ऑफिसर्स प्रोवाइड किए, और सेकंड आर्मी दैट इज मिलिट्री के जो आर्मी होती है, सोल्जर्स होते हैं, वो दोनों चीजें उन्होंने प्रोवाइड की। और ये किस बेसिस पे प्रोवाइड की, उनकी मेरिट्स के बेसिस पे, मतलब क्या उनकी स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे उन्होंने ये सारी चीजें प्रोवाइड की, ठीक है। देन नेक्स्ट वाज जागीरदारी सिस्टम। During Akbar's reign, all mansabdars were paid in cash or in the form of jagirs. अब जागीरदारी सिस्टम क्या है, जैसे हर ऑफिसर्स को सैलरी देना इज कंपलसरी, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग देम कैश सैलरी, समटाइम्स दे पे कैश सैलरी, कभी कभी वो कैश सैलरी पे करते थे, और कभी कभी इंस्टेड ऑफ कैश वो जागीर्स दे देते थे, मतलब एक पीस ऑफ लैंड दे देते थे, दैट दिस पीस ऑफ लैंड इज नाउ योर्स। Got it? The holder of the Jagir is called Jagirdar. अब Jagir means land. So जो holder है, जिसे वो सैलरी मिली है, piece of land मिला है, उसे क्या कहते थे, जागीरदार कहते थे। The revenue from Jagirs was roughly equal to the salary of मानसाबदार। और ये जो रेवेन्यू था, जैसे एक जागीर है, एक पीस ऑफ लैंड है, अब उस पे तो लोग रहते हैं, राइट। अब उन लोगों से जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, वो टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, वो लैंड का ऑनर दैट इज जागीरदार, राइट, या मानसाबदार। समटाइम्स मानसाबदार एंड जागीरदार वर सेम पर्सन। गॉट इट? The Mughal emperor succeeded in getting the support of many chieftains and armies for new conquests. A friendly relation with them ensures peace in the empire. The chieftains also benefited. Now they could retain their territories and administrators. Okay, students, we will continue this tomorrow. We are not having much time. Okay. सो यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप आज मैंने जितना पढ़ाया है वो आपको क्लियर होगा। डू यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी। ओके, सो योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू रीड फर्दर टॉपिक। जितना भी बचा हुआ कंटेंट है वो आपको पढ़ना है, यही आपका होमवर्क है। गॉट इट?